सो हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो फार एज नेशनल लेवल एग्जाम्स आर कंसर्न। ऑल्दो इस टॉपिक से क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में इतना नहीं देखा गया है, ठीक है। मतलब मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है वो एडीआरई का हो, एडीआरई तो चलो सिर्फ 2 ही साल हुआ है, स्टार्ट हुआ है। एडीआरई हो या उससे पहले भी जो मिसलेनियस एग्जाम्स होता था उसमें इतना नहीं देखने को मिला है। शायद 1 या 2 बार पीडब्ल्यूडी या पीएचई के टेक्निकल एग्जाम में मैंने देखा था, जितना मुझे याद आ रहा है सो फार आई कैन रिकॉल। तो स्टिल हम लोग कर लेंगे इस टॉपिक को। तो ऑल्दो ये मेन स्ट्रीम रीजनिंग के टॉपिक में नहीं आता, जैसे लास्ट क्लास में हमने जो एक टॉपिक किया था दैट वाज अ मेन स्ट्रीम टॉपिक। उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन एंड देन ब्लड रिलेशन वगैरह आएगा। बट आज के क्लास के लिए आई थॉट कि हाँ ये कर लेते हैं, एक ही क्लास में निपट जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा कंसेप्ट है, बेसिक। बट लाइक अगर हम लोग ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं तो वो बैक टू बैक 3 क्लास तक ब्लड रिलेशन चलेगा तो बेटर है, ठीक है। बट अभी बैक टू बैक 3 क्लास तक रीजनिंग इज नॉट फिजिबल फॉर अस, क्योंकि अभी मैथ्स के क्लासेस होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स जीके, ठीक है, जीके हर रोज ही होगा जैसे हो रहा है। आज थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए आज जीके नहीं हुआ, ठीक है। बट अदरवाइज जीके हर रोज होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो कि इस चैप्टर में हमको क्या कंसेप्ट समझना है, किस बारे में क्या लेके डिस्कशन होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एक अलग बात होता है और काउंटिंग एक अलग बात होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इफ आई से कि 10 लोग हैं या 11 लोग हैं एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सबका नंबरिंग मैंने सीखने को बोला था ना आप लोगों को लास्ट क्लास में, सीख लिया। मतलब सीखने को तो क्या बोला था मैंने, बोला था वो वर्ड हर दिन 10-10 वर्ड लिख के प्रैक्टिस करने को किया था। मुंह देखने को तो लग रहा है नहीं किया था, ठीक है। कर लो यार ये सब चीज, मतलब फेंक के मत रखो, जो भी चीज बोला जाता है डे टू डे वो चीज करते रहो। तो यहाँ पे मेरे पास 11 लोग हैं, दिख ही रहा है, के तक लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लेटर्स है, तो 11 लोग हैं, आप ऐसा मान सकते हो। तो सपोज अगर मैं अभी ऐसा बोलता हूं कि ये जो डी है, अच्छा टोटल मेरे पास, मैं टोटल पहले लिख देता हूं, 11 लोग हैं। और ये जो डी है, ये डी लेफ्ट साइड से इसका नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो राइट साइड से इसका नंबर कितना होगा, तो एक यूजुअल चीज दिमाग में आता है कि राइट साइड से इसका नंबर होगा 11-4, ठीक है। जैसे मतलब हम लोग इसको पैसे की तरह मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 11 रुपए हैं, 4 रुपए अगर खर्चा हो गया तो 11-4 मेरे पास कितने बचेंगे, 7 रुपए बचेगा। बट मैंने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग का जो फंडा है वो सब्ट्रैक्शन या माइनस वाले फंडे से थोड़ा सा अलग है। वाई, आप यहां से प्रूफ देख सकते हो। हम लोग माइनस में क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को लेके पूरा निकाल देते हैं, मतलब जहां तक हम लोग माइनस कर रहे हैं उस चीज को लेके हम लोग पूरा उसको किक आउट कर देते हैं, हटा देते हैं। बट काउंटिंग में हम लोग किक आउट नहीं करते। काउंटिंग में हम लोग उस लास्ट वाले आइटम को या लास्ट वाले एलिमेंट को हम लोग रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 11-4 करोगे, यानी ये वाला पार्ट पूरा माइनस हो गया। माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, हटा देना, ठीक है। उस चीज को लिखो मत अभी प्लीज, हाँ। तो उस चीज को पूरा इस ग्रुप से आप रिमूव कर दो। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूं कि डी का लेफ्ट साइड का रैंकिंग या नंबरिंग 4 है, तो राइट साइड से उसका नंबरिंग क्या होगा, तो यानी मैं डी को हटा रहा हूं क्या, नहीं हटा रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं डी को नहीं हटा रहा हूं तो फिर तो माइनस करना इज नॉट द लाइक रियल सोल्यूशन। मतलब माइनस करेंगे बट हमको समझना पड़ेगा कि इसका फाइनल सोल्यूशन कैसे आ रहा है या क्या आ रहा है। तो हम लोग अगर इधर से काउंट करेंगे तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, जो कि हम लोग ऐसा सोच रहे थे पहले कि 11-4 करेंगे तो 7 ही आएगा आंसर, बट 7 नहीं आ रहा है। हाँ 7 क्या आ रहा है कि 11 लेटर से अगर 4 लेटर चला जाएगा तो कितने लेटर्स बचेंगे, तब 7 लेटर्स बचेंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये था कि
राइट साइड से डी कौन से नंबर पे होगा, तो डी को छोड़ के राइट साइड से कितने एलिमेंट है, 7 है, और 7 के बाद कौन सा 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, डी होगा। इसीलिए आप माइनस से आंसर निकालो, बट लास्ट में जाके आप एक 1 ऐड कर देना, सो दैट आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ काउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सब्ट्रैक्शन और माइनस। ठीक है, तो समझ में आ गया। माइनस में हम लोग इस पूरे चीज को हटा देते हैं, बट काउंटिंग में हम लोग इस लास्ट वाले चीज को हटा नहीं रहे, हम लोग इसको रिटेन करके रख रहे हैं, तो एक ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास टोटल दिया है एंड लेफ्ट या राइट का कोई रैंक दिया हुआ है, सपोजिटली लेफ्ट साइड का रैंक दिया हुआ है, तो राइट साइड का रैंक कैसे निकलेगा, सिंपली माइनस करके निकलेगा, बट आपको लास्ट में एक 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में तो आप इतना सारा कंसेप्ट उस मोमेंट में बैठ के सोच नहीं सकते ना, आपको एक सिंगल शॉट अगर टेक्निक चाहिए, सिंगल शॉट अगर एक ट्रिक चाहिए, तो वो ट्रिक क्या है कि टोटल माइनस लेफ्ट या राइट का रैंक कर देने से दूसरा वाला रैंक निकल जाएगा, बट उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अलग से 1 ऐड करना पड़ेगा। अभी आप इस चीज को फॉर्मूले की तरह, शॉर्टकट की तरह याद कर लो। ठीक है, बट अगर ये चीज मैं डायरेक्टली बोलता तो आपको बैकग्राउंड कंसेप्ट नहीं पता चलता। ठीक है, ओके। और एक चीज क्या है, मतलब यही है कि अगर मेरे पास लेफ्ट और राइट का दोनों रैंक हो, जैसे मैं फिर से लिख रहा हूं इस चीज को, तो जैसे लेफ्ट साइड से इसका रैंक कितना है 5 और राइट साइड से इसका रैंक कितना है 7 है। अब अगेन यहां पे जिनको ये सारा कंसेप्ट नहीं पता, दे कमिट द मिस्टेक की अगर मैं पूछता हूं कि टोटल कितने हैं, तो लेफ्ट से 5 है, राइट से 7 है, तो टोटल 12 है, बट एक्चुअली तो टोटल 12 है ही नहीं। ठीक है, टोटल कितना है 11 ही है, 11 ही है। वो क्यों है, क्योंकि ये जो ई है, इस ई को मैंने भाई ठीक, तो इस ई को मैंने 2 बार काउंट किया है, लेफ्ट वाला भी काउंट किया है और राइट वाला भी काउंट किया है, तो देखा जाए तो ये जो ई लेटर है ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, अब यहां तक तो 12 सही है, बट क्योंकि ये ई 2 बार काउंट हुआ है तो मुझे 1 माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेटर को मुझे कितनी बार काउंट करना है, बस एक बार काउंट करना है, तो -1 कर दो, तो 12 - 1 आंसर निकल के क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो यहां पे ऐसा होगा कि 5 + 7 आएगा 12, बट यहां पे -1 करना पड़ेगा क्योंकि ई को हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, एक्चुअली ई को हमने 2 बार काउंट नहीं किया। आप इन सारी चीजों को ना सीट की तरह मानो कि ये सारी चीजें सीट है, तो बाद में जाके आपको थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि এই সবগুলা মানুষ একটা একটা सीटेर মধ্যে बहुत, बुझ रहा है, देयर आर सम चेयर्स, कोई फंक्शन है और फंक्शन में 11 चेयर लगे हुए हैं, तो ये सारे 11 के 11 लोग, सब लोग एक एक चेयर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब जब आपको बाद में जाके ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि 2 लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो पोजीशन चेंज कर रहे तो थोड़ी ना अपने साथ साथ चेयर उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो खुद उठ के और एक के जगह में जाएगा, वो वाला उठ के इसके जगह में आएगा, तो इन दोनों का रैंकिंग चेंज हो जाएगा। फिर अब रैंकिंग कौन सा होगा, जिस चेयर में बैठ रहे हैं उस चेयर का रैंक एक्वायर करते हैं वो लोग। रैंक कभी भी उस इंसान का नहीं होगा ना, इंडिविजुअली। समझ में आ रहा है ना, अगर रैंक इंसान का होता तो फिर तो वो मेरे पोजीशन के साथ चेंज कैसे होता, बिकॉज रैंक इज मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल। रैंक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जिस पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं, जिस चेयर में बैठ रहे हैं, तो उस चेयर का जो पोजीशन है, उस चेयर का जो नंबरिंग है, वही उसमें बैठने वाला इंसान एक्वायर कर लेता है। तो अभी अगर मैं बोलता हूं कि मेरा पोजीशन 6th है, यानी मैं 6 नंबर वाले चेयर में बैठा हुआ हूं, इसीलिए मेरा पोजीशन 6th है। अगर मैं 10th वाले चेयर में बैठता तो मेरा पोजीशन क्या होता, या मेरा रैंक क्या होता, 10th होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी के लिए तो ये बेसिक ही समझो, और बहुत सारा चीज है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने इंटरचेंजिंग वगैरह बोला, ठीक है, या टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाला रैंक अलग अलग है, तो वो सब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो क्या है कि अगर टोटल है और एक साइड का रैंक है, सिंपल माइनस कर दो, माइनस करके 1 ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर दाएं और बाएं का रैंक दिया हुआ है
दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके -1 करने पे आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया है, तो अभी इस चीज को आप रट्टा लगा सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज वेरी सिंपल और मेमोरी की भी है। देखो ना, आप जब माइनस कर रहे हो तो आपको बाद में क्या करना है, प्लस, और आप जब प्लस कर रहे हो तो बाद में क्या करना है, माइनस, और दोनों में 1 ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? चलो, कुछ हाईफाई चीज है नहीं नोट करने के लिए, इसलिए मैंने नोट करने को दिया नहीं, वो आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा बाद में। चलो करो जल्दी जल्दी। सिंपल ऐड करना है बस। In a queue, the position of Samson is 23rd from the front end and 17th from the back end, यानी लेफ्ट या राइट बोल सकते हो, या फिर टॉप या बॉटम बोल सकते हो, जो भी है। तो अब देखो, सैमसन जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये तो एक ही इंसान है ना, या ये फिर एक ही चेयर में बैठा हुआ है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से इसका रैंक देखूं तो 23 आ रहा है, और राइट साइड से इसका रैंक देखूं तो 17 आ रहा है। तो टोटल लोग कितने हैं, तो आई विल एड इट अप कि 23 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बट 40 लोग यहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो इंसान है, या रादर ये वाला जो चेयर है, ये वाला चेयर 2 बार काउंट हो चुका है, एक बार दाएं तरफ, हाँ 39, एक बार दाएं तरफ से, एक बार बाएं तरफ से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1, 39। ठीक है, ये भी सेम ही है। क्या होगा, 42। ठीक है, इन ए क्लास प्रियंका इज रैंक 19th फ्रॉम द फर्स्ट। तो प्रियंका का जो रैंक, इस बार मैं कुछ लिखने नहीं वाला, डायरेक्ट आंसर मार्क करूंगा। तो प्रियंका का जो रैंकिंग है वो फर्स्ट से कितना है, 19th है, और उसी इंसान का रैंकिंग लास्ट से कितना है, 24 है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 43 आएगा। बट यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो आंसर कितना निकलेगा फाइनल, 42। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलो, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। हाँ, यहां पे बोला है इन ए क्लास S is 25th फ्रॉम द टॉप एंड T is 17th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो अब इसका ना 2 सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, पहले दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। #1 पहला वाला है, जब नंबर ऑफ पर्सन विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम इन द सेंस कि विदाउट ओवरलैपिंग। मैं क्या मीन कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। तो जैसे अगर मैं ऐसा लूं, अरे यार, अगर मैं ऐसा लूं तो S जो है वो टॉप से कितना है, 25th है, और T जो है वो बॉटम से कितना है, 17, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अच्छा, तो फिर अभी बताओ कि टोटल कितने लोग आ रहे हैं। यहां तक तो 25 है, इंक्लूडिंग S। हाँ, इंक्लूडिंग S यहां तक कितना है, 25, 25 और 17 कितना हो गया, 42। ठीक है, 42, और बीच में 6 लोग, कितना हो गया, 48। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में होता भी तो ये हम लोग मार्क नहीं करते, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ पर्सन निकला ना, ये मैक्सिमम निकला, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि यहां पे क्या था, अगर ऐसा उन्होंने बोला है कि S इज 25th फ्रॉम द टॉप एंड T इज 17th फ्रॉम द बॉटम, तो इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही हो सकता है, सिर्फ किसी और तरीके से नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे यहां पे इस लाइन में जितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो एक चीज इस तरीके का हो सकता है कि मैं अगर बोलूं कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये जो इंसान है, ये लेफ्ट साइड से कितना है, मतलब तुम लोग के हिसाब से बता रहा हूं, तुम लोग का लेफ्ट है ना ये वाला साइड, तुम लोग के लेफ्ट साइड से ये इंसान कितना है, सेकंड में, ठीक है, और वो जो बैठी हुई है वो तुम लोग के राइट से थर्ड में है। तो एक तो ये हो गया बोलने का तरीका, तो जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है और बीच में और दो लोग हैं, ठीक है, अब वहां पे भी बीच में होगा, बट रैंकिंग किस तरीके से होगा, देखो, अगर इस चीज को ऐसे बोला जाए कि ये जो है, ये राइट साइड से 6th नंबर पे है, राइट साइड से 6th नंबर पे है, और वो जो है वो लेफ्ट साइड से 5th नंबर पे है। तो इसका डायग्राम आप लोग कुछ ऐसा नहीं बनाओगे कि ये यहां पे है, ये यहां पे है, इस तरीके से, है ना। तो अगर उस साइड से देखोगे आप लोग तो ये होगा 6th में, और इस साइड से देखोगे तो वो होगी 5th में। तो यहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी अगर मुझे उस तक पहुंचना है तो ऑलरेडी मैं इसको काउंट करते हुए जा रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये इंसान काउंट हो रहा है उसका काउंटिंग निकालने के लिए, और अगर मुझे इसको काउंट करना है तो मुझे ऑलरेडी उसको क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। बट यहां पे ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मुझे अगर S को काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 25, तो क्या मुझे T से होके गुजरना पड़ रहा है, या T एकदम एक्सप्लिसिट है, T एकदम अलग है, ठीक है। और जब मैं T का काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 17 तक, तो S तो ऊपर ही अलग ही है। तो ये दोनों एकदम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी इनका जो काउंटिंग है ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। अब दूसरे तरीके का जो सिचुएशन है वो कैसे हो सकता है, जो अभी अभी मैंने समझाया, वो ओवरलैपिंग से होगा, और ओवरलैपिंग से ही निकलेगा हम लोग का ये वाला का आंसर, मिनिमम। मतलब जैसे यहां पे S है, जो कि S आया एकदम ऊपर से, ठीक है, टॉप से कितना है S 25th, तो दिख ही रहा है 25th है, और यहां पे T है और T 17 है, ठीक है, तो दिख ही रहा है आपको नीचे से T कितना है 17 नंबर पे है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है, या सिंपल आप 6 लिख सकते हो। तो अब यहां पे दिक्कत है भाई, यहां पे 48 इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता। यहां पे हमने जब 25 लिया था तो यहां पे हमने ऐसे ऐड किया ना, ये 45 ऐसे ऐड हुआ है, 25 एकदम ये एक्सप्लिसिट है, इस 25 में इस 6 का कोई रोल नहीं है, इस 25 में इस 17 का कोई रोल नहीं है, राइट। उसके बाद क्या आएगा 6, ये 6 भी एकदम अलग है सबसे, 25 से अलग है, 17 से अलग है, फिर क्या आएगा 17, ये 17 भी 6 से अलग है, 25 से अलग है, एकदम अलग है। अब यहां पे जब मैं टोटल करने बैठूंगा और अगर मैंने लिखा 25, इस 25 के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। 25 मैंने जब 25 लिया, मतलब मैं ऊपर से काउंट करते हुए 25 आ रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते मैंने 25 लिया और मैंने लिखा 25। इस 25 में कौन कौन ऑलरेडी आ चुका है, देखो T आ चुका है, T इसी में काउंट हो चुका है, ये 6 लोग भी इसी में काउंट हो चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका कैलकुलेशन फिर अलग है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले आप इसको टोटल कर लो एकदम एक्सप्लिसिट तरीके से, अलग से टोटल कर लो कि इसका 25 ले लिया हमने,
मतलब इधर से 25 लिया और फिर इधर से 17 लिया, तो कितना हो गया? बट ये 42 करेक्ट आंसर लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने 25 लेते टाइम जिन लोगों को काउंट किया, मैंने 17 लेते टाइम फिर से उन्हीं लोगों को काउंट किया है। तो कुछ लोगों का डबल काउंटिंग हुआ है भाई, तो उन लोगों को माइनस कर दो। अब बताओ क्या माइनस करूं? 42 से कितना माइनस करना है बताओ? 8, 6, एक्सप्लेन 6। जो 6 लोग मिडिल में हैं वो लोग डबल काउंटिंग हो रहे हैं, ऊपर से भी काउंट हो रहा है नीचे से भी। एक्सप्लेन 8, जिन लोगों ने 8 बोला है। देखो, जब मैं ऊपर से काउंट करते करते 25 काउंट करूंगा और मैंने यहाँ पे 25 लिखा, और नीचे से काउंट करते करते मैं 17 काउंट करूंगा, मैंने 17 लिखा, तो ना केवल ये 6 लोग ऊपर और नीचे 2 बार काउंट हो रहे हैं, ये 25 काउंट करते टाइम टी भी काउंट हुआ, एस तो काउंट हुआ ही है क्योंकि मैंने 25 लिया। अच्छा, अब नीचे से काउंट करते टाइम टी भी काउंट हुआ और एस तो काउंट हुआ ही है, तो एस भी 2 बार काउंट हो रहा है, टी भी 2 बार काउंट हो रहा है, और इनके बीच में आने वाले लोग भी 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो टोटल कितना काउंटिंग है? डबल काउंटिंग, 8 लोगों का डबल काउंटिंग। ठीक है, ये है कॉमन वाले लोग, मैं यहां पे लिख देता हूं। और ये एक्सट्रीम एंड्स जिनके बीच में वो कॉमन है। ठीक है, तो कितना आएगा देख लो, 34 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? क्लियर है? चलो, लिख लिया? लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन लिखे किताब तो लिख ले तो आंसर लगता है। पहले तो क्वेश्चन लिख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये तो आसान है। ऐसे करके क्यों देख रहा है भाई? चश्मा नहीं लाया? 27 नहीं आएगा, थोड़ा देख लो। ऑप्शन तो 26, हाँ देखते हैं। 90, 60, 30, 19, 18, 15, 3। ओके, देखो क्या दिया हुआ है। इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स हैं तो
बॉयज और गर्ल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा रेशियो वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, वो सब चैप्टर आप लोग का हुआ नहीं है, थोड़ा आप सोच के निकाल सकते हो। अगर बॉयज डबल होना है गर्ल्स से, तो जैसे मान लो कि गर्ल्स को आपने 10 ले लिया, ठीक है, तो 10 लोगे तो होगा ही नहीं, वो 20 होगा, 90 कहाँ हो रहा है। आपने 20 ले लिया, 20 हो गया तो 40 होगा, तो यानी 60 हो रहा है। आपने गर्ल्स को अगर 30 लिया तो 30 का डबल 60, तो दोनों मिला के 90 हो रहा है। तो गर्ल्स कितना होना चाहिए, 30, और बॉयज होना चाहिए 60। अच्छा, मोनिका रैंक्ड 19 फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे ब्रैकेट में गर्ल क्यों दिया हुआ है ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो मोनिका बोल के कोई एक लड़की है, वो कितना रैंकिंग में है, 19th रैंक में है फ्रॉम द टॉप, यानी उसके ऊपर कितने लोग हैं, उसके ऊपर 18 लोग हैं। ठीक है, 18 गर्ल्स नहीं बोल सकते आप, क्योंकि पूरे क्लास का ओवरऑल रैंकिंग निकल रहा है, ये एक्सप्लिसिट तरीके से गर्ल्स का रैंकिंग नहीं है, ये कंपोजिट रैंकिंग है। तो देयर आर 15 बॉयज अहेड ऑफ मोनिका। अब रैंकिंग में मोनिका के ऊपर 18 लोग हैं, उनमें से बॉयज कितने लोग हैं, 15, तो गर्ल्स कितने हुए, 3। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर इन द रैंक। तो अब देख लो, ओवरऑल गर्ल्स कितने थे हमारे पास, 30, तो यहां पे 3 गर्ल हो गए, यहां पे और एक गर्ल हो गया, तो 4 गर्ल हो गए, और 30 में से 4 चले गए, तो यहां पे कितने गर्ल्स होंगे, 26 गर्ल्स। ठीक है, यहां पे टोटल 26 लोग होंगे ये नहीं बोल रहा हूं, 26 गर्ल्स होंगे यहां पे। ठीक है, देख लो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। यहां पे कितने लोगों ने फर्स्ट एडीआरई दिया था, दिया था, रिटर्न हुआ था क्या, क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, सेकंड एडीआरई कितने लोगों ने दिया है, शायद सबने दिया है, ये सेकंड वाला नहीं दिया है, क्यों इतने कम लोग, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, हाँ, ओ अच्छा, तुम्हारा और बाकी लोगों का मतलब पता नहीं था एग्जाम के बारे में। आज इसने तो पहले ही बोला था इसने दिया, और बाकी लोग दिया है। रिटर्न हुआ था क्या इस बार किसी का, चलो नेक्स्ट। यहां पे पहले ये सोच लेना कि कौन सा वाला सिचुएशन होने वाला है, ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन होगा कि विदाउट ओवरलैपिंग वाला होगा, क्योंकि वैसा ही है, हाँ, फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम है। अच्छा, चलो समझो, पहले थोड़ा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में हमको यहाँ से कौन सा पॉइंट उठाना है, क्योंकि मैं पूरा जैसा नोट्स दूंगा वैसा थोड़ी ना आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो अगर इसमें ऐसा होता है
कि अलग अलग लेते हैं हम लोग। अंकिता क्या है, 18 में है, एंड ममता 7th में है, ठीक है। एंड सेकेंड सिचुएशन इज अंकिता 18 पे है और वो टॉप से 18 में है, एंड ममता 7th में है और वो बॉटम से 7th में है, ठीक है। अब यहां तक भी देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन सा होगा, कौन सा सिचुएशन यहां पे होगा, कौन सा होगा, दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा, तो देखो, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद क्या देखा हमने, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी ममता आ गई यहां पे, यानी इस चेयर में, मैंने जो बोला था याद आ रहा है वो चीज, ठीक है। इन दोनों ने अपना चेयर इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, उठ के जाके चले गए, बैठ गए दूसरे वाले के चेयर में। तो ममता इस चेयर में आके बैठ गई और अंकिता इस चेयर में चली गई। अब यहां पे बोला है ममता बिकम्स 25th फ्रॉम द बॉटम। तो ममता जब यहां पे आके बैठी, ठीक है, यहां पे काट के लिखते हैं, तो ममता जब यहां पे आके बैठी तो ममता का रैंक कितना हो गया, 25, ऊपर से कि नीचे से, ठीक है। अब बताओ, डज इट मेक सेंस, ये गलत नहीं है ये चीज। एक चीज देखो, हम लोग काउंटिंग करते हैं, देखो काउंटिंग तो कभी लेफ्ट राइट से नहीं होता, काउंटिंग या तो लेफ्ट से होगा या तो राइट से, ठीक है। आई मीन या फिर या बॉटम से या टॉप से। आप ऐसा तो कभी भी काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं करते हम लोग काउंटिंग कभी भी, ठीक है। तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग में जाए, जैसे फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, ऐसा करके जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, पहले आ जाएगा 25th चेयर और बहुत बाद में जाके आएगा 7th चेयर। तो 25 जो कि एक बड़ा नंबर है 7 से, वो पहले आ सकता है क्या, समझ में आ रहा है। ये काउंटिंग फिर ऐसा हो रहा है कि यहां पे अगर बहुत सारे चेयर्स रखे हुए हैं तो यू आर काउंटिंग इट समथिंग लाइक दिस 1 2 5 6 4 3, ऐसा करके काउंट कर रहे हो। तो ऐसा होता है क्या काउंटिंग, नहीं होता है ना। काउंटिंग तो नॉर्मल नंबर के सीक्वेंस में जाएगा, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑर्डर में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 है, 7 नीचे आना चाहिए था और 25 बहुत बाद में आना चाहिए था, बट 25 पहले आ रहा है काउंटिंग में और 7 आ रहा है बाद में। तो ये कैसे हो सकता है, और दोनों ही देखो बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक बॉटम से एक टॉप से कर रहे हैं, वैसा तो करेंगे भी नहीं, ठीक है, तब तो गलती आएगा। तो बट यहां पे देखो आप, जब अंकिता यहां पे जाके बैठती है उसका नंबर क्या हो जाता है 25। कहां से होता है ये 25, बॉटम से होता है। अब देखो अंकिता का जो पहले वाला रैंक था वो भी बॉटम से था, तो वो कितना था 7। तो जब हमने काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा करते करते फिर हम लोग पहुंचे 25, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तो यहां पे होने से रहा, ये गलत है पूरा। तो यहां पे ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन नहीं होने वाला, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन यहां पे होगा। अच्छा, अब इनके बीच में कितने लोग हैं ये निकालना बहुत आसान है, ठीक है। आप सिंपली देख लो यहां पे मतलब लोगों के कैरेक्टर को इतना आप लोग इंपॉर्टेंस मत दो कि कहां पे अंकिता बैठी हुई है, कहां पे ममता बैठी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। लोगों का रैंक या नंबर टेम्पररी है, मेन क्या है, सीट दैट चेयर, ठीक है। तो यहां पे कौन सा नंबर वाला चेयर रखा हुआ है, 25th चेयर रखा हुआ है। यहां पे कौन सा वाला चेयर रखा हुआ है, 7th चेयर रखा हुआ है, यानी बॉटम से अगर दोनों को काउंट करें, ठीक है। तो 25th चेयर और 7th चेयर के बीच में काफी लोग होंगे, यानी काफी सारे चेयर रखे हुए होंगे, उन चेयर में तो लोग बैठे हुए होंगे। तो कितना होगा आप बताओ,
25 माइनस 7 कर लो, कितना आता है? 25 माइनस 7 18 आता है। 18 ही होगा क्या? 17 होगा? 19 कहां से बोल रहे हो आप लोग? अच्छा, अब आप लोग यहां पे ये वाला कंसेप्ट मत लगा दो कि 25 माइनस 7 करके कितना आता है? 18। सर ने बोला था माइनस करने पे फिर प्लस लगाना होता है, ठीक है? हर जगह हर कंसेप्ट थोड़ी ना लगाना है, जो जहां पे सिखाया है, जो जिसके लिए सिखाया है, वो उसको वहीं पे लगाना है, ठीक है? यहां का चीज समझो, जैसे मैं ये हाथ से ही बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो जैसे मान लो कि 1 2, नहीं आप लोगों के लिए कैसा होगा, इधर से, हाँ 1 2 3 4 5, तो ये है फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है? और ये है सेकेंड एलिमेंट। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा? 5 माइनस 2 3। तो बीच में क्या 3 है क्या? नहीं। तो माइनस में क्या करते हैं हम लोग? एलिमेंट काउंट करते ही नहीं है। यही तो मैं पहले बोल रहा था ना, द मेथड ऑफ काउंटिंग एंड द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड माइनस इज डिफरेंस। माइनस में हम लोग गैप काउंट करते हैं। तो आप इधर से देखो कि 5 या रिमेनिंग काउंट करते हैं रादर, ठीक है? ये फिफ्थ है, तो 5 में से अगर 2 हटा दिया जाए तो कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। या फिर 5 और 2 के बीच में गैप कितना है? देखो, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, तो 3 है, ठीक है? बट यहां पे पूछा है कि फिफ्थ एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कितने लोग होंगे, तो वो हमेशा एक कम होगा, ठीक है? तो 5 माइनस 2 करके 3 आंसर नहीं देना है। कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। वो हमेशा एक कम ही आएगा, ठीक है? तो ये है 25th चेयर, ये है 7th चेयर। इनके बीच में कितने चेयर्स रखे होंगे? 25 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। 25 माइनस 7 करोगे तो 18 आएगा। बट ये सिंपली माइनस करने पे आया है, एक चेयर और कम होगा, तो आंसर विल बी 17, ठीक है? हाँ, ले लो फोन। यहां से भी काउंट कर सकते हो, आपस में भी जितने लोग हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये है तो ये फिफ्थ में है, तुम हो तो तुम सेकंड में हो, तो फिफ्थ माइनस सेकंड करने पे तो 3 आना चाहिए। बट इनके बीच में तो 3 लोग नहीं बैठे ना, 2 लोग बैठे हुए, ठीक है? तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ऑर्डर का तो इतना नहीं, बट रैंकिंग, अभी रैंकिंग का क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो रैंकिंग के क्वेश्चन अब आपस में काउंटिंग करके भी ऐसे कर सकते हो, एग्जाम के लिए नहीं, अभी समझने के लिए, ठीक है? तुम लोगों को नोट्स बनाने में बहुत मजा आता है ना? मैंने बहुत स्टूडेंट्स का कॉपी देखा है, ये बहुत नोट्स बनाते रहते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट, चलो हाँ यहां से ऑर्डर वाले क्वेश्चंस शुरू है, ठीक है? ये एक्चुअली एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, हाँ 6 to 8, यानी ये वाला आप सॉल्व करोगे देन ये आप कर पाओगे, देन अगेन 9 to 11 ये वाला पजल जैसा है, एक आप सॉल्व करोगे तो ऐसा 9 10 11 ऐसा सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक? अब एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बट मैं ऐसे ही वेराइटी दिखा देता हूं। 7 persons got different ranks in an exam such that no 2 persons get the same rank, ठीक है? नो 2 persons get the same rank, यानी किसी भी 2 लोगों को सेम
रैंक नहीं मिला, यानी सेम मार्क्स नहीं मिला होगा, इसीलिए सेम रैंक नहीं मिला। तो हम लोग सबके लिए पहले जगह बना लेते हैं। साथ हो गया ना। एम्स रैंक वॉज जस्ट बिलो ओ, तो एम का जो रैंक है वो ओ से जस्ट नीचे है, ठीक है। अगर जस्ट नीचे बोलेगा हमेशा ऐसा कुछ एक मार्किंग करके रखना, जैसा भी मार्किंग करना हो, एक हैशटैग डाल के रख देना, एक स्टार करके रख देना, मैं ऐसा मार्किंग करके रख दे रहा हूं। अब जस्ट बिलो, इमीडिएट अबव, इसका मतलब क्या है देखो। हाँ, बहुत जगह में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे है कि नहीं ऐसा कि, चलो यहाँ पे तो सारा ही इजी करके दे दिया है, मतलब कभी कभार इस तरीके का भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस आपको दिखाता हूं कि, हाँ, जैसे P हु इज हैवियर देन N, तो मुझे तो ये ऐसे लिखना चाहिए, P इज हैवियर देन N, सही बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि N से इमीडिएट बड़ा कौन है, P, इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज एक नंबर से बताता हूं, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 के इमीडिएट बड़ा क्या 5 है, बीच में और भी तो नंबर्स आते हैं। अब आपको नंबर्स दे रहा हूं तो आपको पता है कि बीच में नंबर्स आते हैं। अब अल्फाबेट में आपको थोड़ी ना पता चलेगा, ठीक है, आई मीन लेटर्स में थोड़ी ना आपको पता चलेगा कि यहां पे आएगा करके, क्योंकि यहां पे तो जो उन्होंने दिया है वो हम लोग लिखेंगे। तो जब भी नॉर्मल रहेगा तो कुछ भी मार्किंग मत करो, बट जब भी ऐसा बोलेगा कि बिलो, जस्ट अबव, जस्ट बिलो, जस्ट इमीडिएट, ठीक है, इस तरीके से अगर रहेगा तो एक मार्किंग कर देना। अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में और कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। चलो उसके बाद P गॉट द फर्स्ट रैंक, SS रैंक वाज जस्ट बिलो M, जस्ट बिलो M, ठीक है, यानी ये तीनों ग्रुप एकदम एक साथ आएगा, ठीक है। बट अगर मैं कहीं पे भी ऐसा लिखता हूं कि N इज ग्रेटर देन R, अब इसका श्योरिटी नहीं है कि N कहां पे होगा, R कहां पे होगा। हाँ, R से आगे रहेगा N, अब हो सकता है N यहां पे होगा और R यहां पे होगा, तब भी तो ये इससे ग्रेटर ही होगा ना। तो बीच में लोग आएंगे नहीं आएंगे इसका पता यहां पे नहीं चल सकता। As many persons were ranked above R were same as below Q, इसका मतलब है कि R से above यानी R से पहले जितने भी लोग हैं, Q के बाद, Q के पीछे यानी, ठीक है, Q के पीछे के रैंकिंग में उतने ही लोग हैं, ठीक है। तो अब देखो एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, R did not get rank just above N, यानी R जो है वो N के जस्ट अबव नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, अदरवाइज मैं एग्जाम में तो ये लिखता नहीं, ठीक है, ये मैं ऐसे ही याद रख लेता कि N से पहले R आ सकता है बट जस्ट अबव नहीं रहेगा, ठीक है, जस्ट पहले नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब देखो, एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है मेरे को कि अगर मैं R को यहां पे बैठाता हूं, ठीक है, तो R से पहले जितने लोग होंगे Q के बाद उतने ही लोग हो सकते हैं, और अगर मैं Q को यहां पे बैठाता हूं तो बीच में ये 3 लोग खा जाएंगे और लास्ट में कौन बैठ जाएगा, N, ठीक है। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी निकल सकता है क्या, और किसी तरीके से ये मिला सकते हैं हम लोग। मान लो अगर मैं R को यहां लेता हूं तो R से पहले कितने लोग, 2 लोग, तो Q के बाद भी कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग, तब तो Q यहां पे होगा। अब देखो बीच में आपको 3 जगह खाली दिख रहा है, एक साथ 3 जगह खाली चाहिए इनके लिए, नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोग लेकिन आगे पीछे नहीं हो सकते कि आपने ऑर्डर मेंटेन किया और आगे पीछे कर दिया, ये 3 लोग पूरे चिपके हुए होंगे, एक साथ होंगे। तो আমরা कितना लागे 3टा एक लोगे जगह खाली लागबो, एक साथ 3 जगह खाली चाहिए, जो कि वेकेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वही एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप R को कहां बैठाओगे, यहां पे, तो R से पहले एक इंसान, R से पहले जितना इंसान इज इक्वल टू Q के बाद जितना, तो Q यहां पे बैठेगा, Q के बाद भी एक इंसान, बीच का 3 जगह कौन खा जाएगा, OMS, OMS, और लास्ट में कौन बैठेगा, N, ठीक है। तो यही है, देखो N से ग्रेटर है ना R, बट जस्ट ग्रेटर तो नहीं है,
तो वही उन्होंने मना किया था। ठीक है, अब गलती से भी आप अगर मार्किंग नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखो अगर आप ऐसा मार्किंग कर दोगे ना, अब इसका मतलब क्या है कि आर एन से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो आर एन से ग्रेटर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, लेसर होगा, क्योंकि इक्वल भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे बोला है कि नो टू पर्सन गेट द सेम रैंक। तो इसका मतलब है कि आर एन से ग्रेटर नहीं है, और इसका मतलब है आर एन से जस्ट ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ड आपका पूरा मतलब जो भी पजल है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी बोलो, ऐसा तो ये प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बट फिर भी तो पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। जस्ट, इमीडिएट, ये सब वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया समझ में? ये वाला ऑर्डर सब लोग लिख लो अपने कॉपी में, नहीं तो मुझे बार बार बैक करना पड़ा, मतलब यहाँ पे आना पड़ेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं। Who among the following has equal number of persons ranked below and above? ऐसा कौन सा इंसान है जिसके रैंक above और रैंक below सेम लोग हैं, मतलब जिसके ऊपर और नीचे सेम लोग हैं, तो बीच वाला इंसान होगा। तो बीच वाला कौन सा है? एम है। Who among the following rank just below P are how many people rank higher than S? 4 है। ठीक है, PROM करो सॉल्व। अच्छा यहां से कर लो, हाँ मैं भी यहां पे कर लूंगा सॉल्व। जो जो पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहना। बहुत लोग मैं देखता हूं कि पूरा स्टार्टिंग से लेके वहां पे 6 फ्रेंड से शुरू करते हैं और हैवीएस्ट अमंग ऑल तक पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। तो अगर पूरा पढ़ ही रहे हो आप, इसका मतलब आपको याद याद कर रहे हो आप पूरा पैराग्राफ, फिर आपको यहां पे देखना नहीं चाहिए फिर। तो इसको अगर देख देख के ही पढ़ना है तो पढ़ते पढ़ते कुछ लिखो, एटलीस्ट प्लेसेस तो बनाओ, कंडीशंस वगैरह साइड में लिख के रखो। पी का वेट नहीं लिखा तुमने, वेट तो दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन मिले वही पे ऑन द स्पॉट लिख लो। दिया हुआ है ना, पी हु इज हैवियर देन एन वेज 65 kg, तो पी का वेट 65, पी के नीचे लिख लो ना, पी के नीचे 65। P ग्रेटर देन M है और P का वेट कितना है 65 है, लाइटेस्ट पर्सन वेट 40, तो ये यहां पे बैठा देता हूं डायरेक्ट, इसको साइड में लिख के रखने का तो मायने नहीं बनता है। जो जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे बैठाने लायक मिलेगा वो यहां पे बैठाओ, और जो आपको रहेगा कि नहीं अभी तो मैं श्योर नहीं हूं कैसे बैठाऊं, तो वो साइड में बैठा के रखो। ठीक है, फिर एम्स वेट इज 3 kg लेस देन द हैवीएस्ट पर्सन, तो एम का जो वेट है
वो क्या है, हैवीएस्ट -3, या फिर इतना लंबा नहीं लिख के यहां से लिख दो, ये -3 करने पे m आ जाएगा, ठीक है, यही पे तो आएगा ना हैवीएस्ट इंसान, इससे -3 करोगे तो m आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बैठेगा ये नहीं पता हम लोगों को, m ही तो लिखा हुआ है, ओ ये वाला, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ये n होगा, सॉरी, j इज हैवियर देन n एंड m, तो j इज हैवियर देन m, नीदर m नॉर n इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल, यानी ये जो लास्ट वाला जगह है यहां पे m भी नहीं बैठेगा और n भी नहीं बैठेगा, इसका मतलब j इस पोजीशन के बाद नहीं बैठ सकता, समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचो इस चीज को, क्योंकि j के बाद कितने लोग आने चाहिए, 2 लोग, मतलब 3 भी हो सकते हैं, बट j के बाद मिनिमम हमको जिनके बारे में पता है, j के बाद मिनिमम कितने लोग आने चाहिए, 2 लोग, वो कौन कौन से लोग हैं, m और n, तो m और n के लिए आपको 2 जगह तो छोड़ना होगा, क्योंकि ये जगह में तो m और n नहीं आने वाला, तो j इस पोजीशन के बाद तो नहीं बैठा सकता, क्योंकि आप यहां पे जैसे j को बैठाओगे, एक जगह में m एक जगह में n बैठेगा, बट यहां पे मना किया हुआ है, तो j या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि इस पोजीशन के बाद j नहीं बैठ सकता, ठीक है, f इज हैवियर देन j, चलो ये पोजीशन तो गया j के लिए, f इज हैवियर देन j बट नॉट हैवीएस्ट अमॉन्ग ऑल, अब समझो, f इज हैवियर देन j बट नॉट द हैवीएस्ट अमॉन्ग ऑल, तो f j से तो ग्रेटर है बट सबसे ग्रेटर नहीं है, आई मीन ग्रेटेस्ट नहीं है, यानी f यहां नहीं बैठ सकता, ठीक है, तो फिर f कहां बैठेगा, f सेकंड में आ जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि j को यहां पे आना पड़ेगा, क्योंकि f अगर यहां आता है तो j यहां चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, मैंने पहले ही बताया, अब तो फिर m और n यहां पे आ जाएंगे, m और n, अच्छा, और क्या होगा, p कहां जाएगा, फर्स्ट, p लास्ट में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि p का वेट है हमारे पास, और यहां पे वेट 40 दिया हुआ है, तो p आ जाएगा फर्स्ट में, तो अगर p फर्स्ट में आया और p का 65 है, 65 -3, m का कितना होगा, m का 62 हो जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा कौन, i, अब mn कहां बैठेगा बताओ, इसके बारे में तो कुछ है नहीं, है तो p से -3 करने पे m होगा, m 62 है, हाँ, तो क्या लग रहा है m कहां बैठेगा, या ये ऐसा ही रहेगा, क्यों, रीजन, हाँ, तो m का 62 है तो m पहले क्यों बैठेगा, वो रीजन चाहिए मुझे, व्हाट यू आर सेइंग कि ये 65 है, ये 62 है, तो ये यहां बैठ जाएगा और n यहां बैठेगा, इसका रीजन, हाँ वो तो लिख दिया मैंने, 3 kg लेस करके, कौन किससे 45 लेस है, हाँ, p हु इज हेवियर देन n, तो हेवियर देन n तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है, इस पे आप नहीं जा सकते,
कि पहले n बोला है तो पहले n ही बैठेगा, बाद में m बोला है तो बाद में m बैठेगा। हाँ, तो बाकी सबका भी तो मेंशन नहीं है, बट हमने कंडीशन मिला मिला के बैठा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो इस वैल्यू का मेंशन होने से और m का यहां बैठने का क्या रिलेशन है, मैं यही रिलेशन पूछ रहा हूं आपसे कि m का वेट मेंशन है तो m यहां पे बैठेगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। हाँ, -3 है तो इसका मतलब f का वेट क्या होगा बताओ। एग्जैक्टली, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तो तब से आप लोग नहीं बता रहे हैं कोई। सारा वेट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी डेसिमल में कोई भी वेट नहीं रहेगा। क्योंकि देखो ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 64.5 है, ये 64 है, और मैंने यहाँ पे n बिठाया, n हो गया 63.5, और यहाँ पे m बिठाया, फिर m हो गया, ये हो सकता है कि नहीं, ऐसे तो होता, बट इस वर्ड के लिए नहीं होगा बस, क्योंकि इंटीजर बोला है, ठीक है, यानी सारा नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे निगेटिव तो हो नहीं रहा है, ऑल्दो इंटीजर में तो निगेटिव नंबर भी आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं आएगा, सारा इंटीजर्स आएगा। तो अगर सारा इंटीजर्स आएगा, इसका मतलब f का वेट क्या होगा, 64, इससे फिर 62 वाला कौन सा है, m, नहीं, अब नहीं पता, अब नहीं पता क्या होगा। अब ये गलती मत करना कि यहाँ पे 61 लिख दिया और क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि व्हाट इज द वेट ऑफ n, आप लोग 61 मार्क करके आ जाओ। ये वाला क्यों पता है हम लोगों को, क्योंकि मिनिमम एक का ही गैप हो सकता है, एक से कम कोई गैप होता है क्या नेचुरल नंबर में, नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये 62 है तो यहां पे गैप कितना है, देखो 3 है, तो सही है, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, बट यहां पे गैप कितना है, कितना है गैप, 22। अब 22 का मुझे क्या पता भाई कि ये कैसे होगा, हो सकता है ये 10 है, ये 12 है, ठीक है, हो सकता है ये 20 है और ये 2 है, कैसे भी तो 22 का गैप हो सकता है ना। तो ये वाला मैच इसलिए कर गया क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप था और 3 ही जगह था, तो 3 का गैप 3 जगह कैसे करके होगा, एक 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 करके होगा, इसीलिए ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये 62 होगा, ये 63, ये 64, n का हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर वो इंटीजर वाला वर्ड नहीं मिलता हम लोग को तो m/n करके ही रख देते इसको, यानी अगर पूछता कि हु इज एट रैंक 4, नहीं पता, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गॉट इट। फोटो क्यों खींचना इन सबको, ये तो नोट्स ही दे दूंगा ना अभी। हाँ हाँ, लास्ट क्लास का भी तो दिया ही था ना, कोडिंग डिकोडिंग का। वो अभी नहीं मिलेगा, वो वीकेंड में दे दूंगा। हाँ, चलो फटाफट देख लो। अच्छा, क्या क्या ऑर्डर था, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेट ऑफ n, उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, ठीक है, मैंने जहां से ऐसे स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है, तो मैं होता तो डायरेक्टली लिखता कि व्हाट इज द वेट ऑफ n, और मैं ऑप्शन में 61 दे भी देता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लोग गलती तो करते ही। तो अब यहां पे देखो व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ n पूछा है, यानी 62 से कम होगा और 40 से ज्यादा होगा, तो 62 से कम और 40 से ज्यादा 53। Who among the following is lighter than n, n से लाइटर छोटा, i, लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला। हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन p, सब लोग ही है, यानी 5 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन p, 5। हाउ मेनी पर्सन्स आर हेवियर देन p, 0, ठीक है।
Z is immediate shorter than V. Z एकदम इमीडिएट शॉर्टर है, हाँ V से, तो ये दोनों जहां पे भी आएगा एक साथ आएगा. Y is taller than T, but he is not the tallest. तो Y यहां पे नहीं आएगा, बट Y ऐसे तो टॉलर है T से. W is taller than T. W is taller than T and shorter than R. S is taller than U but shorter than X. T is the third shortest person. Shortest, second shortest, third shortest. Not more than 4 persons are taller than R. यानी R इसके नीचे नहीं हो सकता. R को आप यहां पे भी बैठा सकते हो, उससे बड़ा कोई नहीं होगा. R को यहां पे बैठा सकते हो, उससे टॉलर 1, यहां पे भी बैठा सकते हो, उससे टॉलर 2, यहां पे भी बैठा सकते हो, उससे टॉलर 3, यहां पे भी बैठा सकते हो, उससे टॉलर 4. बट यहां नहीं बैठा सकते जहां पे आप ये बोलोगे कि R से टॉलर 5 लोग हैं. ठीक है, नॉट मोर देन 4. 4 से ज्यादा लोग R से टॉलर नहीं हो सकते, या तो 0 या तो 1 2 3 4. तो R मैक्स टू मैक्स, अगर लेफ्ट से मैं शुरू करूं, मैक्स टू मैक्स R कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, इसके बाद R नहीं जा सकता. ठीक है, उसके बाद V is taller than R. V is taller than R, but he is not the tallest. VZ. अच्छा, देखते हैं, चलो एक सीक्वेंस जैसे ऐसा बन रहा है कि देखो, एक काउंट करते हैं, पहले V को लेते हैं क्योंकि V बहुत बार आ रहा है, तो V को लेके शुरू करते हैं हम लोग. V कितने लोगों से टॉलर है एक बार देखते हैं. V एक इंसान से टॉलर है, तो R से टॉलर है तो W और T से भी होगा. 1 2 3 4. ठीक है, V 4 लोगों से टॉलर है और V पहले तो नहीं आ रहा, तो यहां पे एक बार बैठाते हैं V को. पॉसिबली यहां पे भी बैठ सकता है, बट अगर ऐसे बैठता है तो VZ तो पहले बैठ जाएगा क्योंकि ये दोनों तो जैसे यहां पे ब्रैकेट मारा ही हुआ है, तो एक साथ बैठेंगे. उसके बाद R यहां पे बैठा, W यहां पे बैठा, यहां पे Y बैठा. ठीक है, ऑल्दो यहां पे थोड़ा सा एक डाउट है इस वाले पार्ट में. ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. अच्छा, X is greater than S and U.
तो यहाँ पे एस और यू कहां बैठेगा बताओ, वही दोनों जगह में बैठेगा एस और यू। एक्स यहां पे बैठ जाएगा। तो सारा कंडीशन एक बार देख लेते हैं। Z is immediate shorter than V, Y is taller than T, but he is not the tallest, W is taller than, अच्छा अभी बताओ आंसर करेक्ट है कि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी वाला आया है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। यहां का सारा कंडीशन एक बार मैच कर लो कि हो रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं बताता हूं। यहाँ का सारा कंडीशन तो मैच करेगा ही एनीवे, क्योंकि हमने कंडीशन के हेल्प से इसको बनाया है। ठीक है, तो वी जेड वाई टी, एक कंडीशन मिस कर दिया मैंने ना। अच्छा चलो, मिस करके भी आंसर करेक्ट ही आया, इसीलिए मैंने बोला था, मैंने मिस किया ना ये यहाँ पे एक कंडीशन, इसलिए मुझे यहाँ पे डाउट था। पहले सुन लो, हाँ डाउट क्या था और कौन सा कंडीशन मैंने मिस किया है, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा एनीवे। तो देखो, टी से कौन ग्रेटर है, वाई ग्रेटर है। यहां पे टी से कौन ग्रेटर है, आर और डब्ल्यू। बट इन चारों में अगर इन तीनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा फिर, समझ में आ रहा है? मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि टी से डब्ल्यू भी ग्रेटर है, टी से आर भी ग्रेटर है, ठीक है, और टी से वाई भी ग्रेटर है। तो वाई एक्चुअली में टी से कितना ग्रेटर है वो मैटर करता है ना? नहीं तो मैं इन तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मुझसे इसको ज्यादा मार्क्स मिला और मुझसे इसको भी ज्यादा मार्क्स मिला, तो क्या ये सुन के आप बता पाओगे कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है? क्योंकि आपको नंबर चाहिए होगा तब कि मुझसे इसको कितना ज्यादा मिला है। कि अगर मैं अभी अगर ऐसा बोलूं कि मुझसे इसको 20 ज्यादा मिला है और मुझसे इसको 10 ज्यादा मिला है, मतलब ये सबसे ग्रेटर है। तो यहां पे तो नंबर्स कुछ दिया ही नहीं है, बस ग्रेटर देन लेसर देन का सिंबल है। तो ये चीज समझो कि टी से वाई भी ग्रेटर है और टी से ये डब्ल्यू और आर भी ग्रेटर है। तो ये कितना ग्रेटर है टी से और ये कितना ग्रेटर है टी से, इससे मुझे पता चलेगा कि इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा। मैंने तो ऐसे ही बैठा दिया था। मैंने ऐसे क्यों बैठाया, मतलब मैंने एक सीक्वेंस खत्म किया बस, v के बाद z, ठीक है, v के बाद z, ये तो खत्म हो गया। क्योंकि मैं तो v में फोकस कर रहा था, तो मैंने v को यहां बैठाया, v के साथ z तो बैठेगा ही, फिर v से और छोटा कौन है, v से छोटा r है, तो मैंने r को बैठा दिया। r से छोटा कौन है, w है। फिर यहाँ पे एक जगह खाली दिखा, तो मैंने सोचा कि मैंने t से पहले एक जगह खाली है तो y को बैठा देता हूं, ठीक है। बट इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक कंडीशन दे रखा था जो कि मुझसे मिस हो गया। y is taller than t but he is not the tallest, ये तो था ही। y is not taller than w, y is not taller than w यानी y is shorter than, ठीक है। दाएं तरफ बाएं तरफ ये सबसे फोकस मत करो, ठीक है, बस आप ऑर्डर देखो कि w ग्रेटर है और y शॉर्टर है, ठीक है, या स्मॉलर है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बीच में यहां पे कहीं पे किसका जगह है, y का जगह। y r और w के बीच में भी नहीं बैठेगा, r के पहले भी नहीं बैठेगा, r और w के बाद बैठेगा। अब r और w के बाद बैठेगा यानी एकदम यहां पे नहीं बैठेगा क्योंकि ये t से ग्रेटर है। गॉट इट? तो ये वाला मिस हो गया था। तो एनीवे आंसर यही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था ना, मुझे यहाँ पे एक डाउट है कि ये ऐसे आना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं रहता ना, मतलब ये तीनों हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते। रैंक 1 2 3 4 5 6 रैंक डाउटफुल रह जाता पूरा क्वेश्चन में, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो, ठीक है।
कहाँ P है? V is not taller than R. हाँ, V is not नहीं, V is taller than R. He is not the tallest, यानी V R से टॉलर है बट टॉलेस्ट नहीं है, यानी फर्स्ट पोजीशन में नहीं बैठेगा. ठीक है, चलो देख लो क्या आ रहा है. Who among the following is the tallest among all? इतना एक्स एक्स मत करो यार, याद आ रहा है क्या? ठीक है, Who among the following is immediate shorter than R? R से immediate shorter W. ठीक है, दो ही था क्या इसमें? और नहीं, और दो क्वेश्चन, वो 4-5 क्वेश्चन है भाई. हाउ मेनी पर्सन्स आर स्मॉलर देन एस? हाँ सॉरी, स्मॉलर नहीं, टॉलर. हाँ, 7. Who among the following is shorter than Z as well as taller than Y? Shorter than Z, taller than Y. क्या रहा है? सही है, समझ में तो आया ना? Z से छोटा और Y से बड़ा. ठीक है, लास्ट. अच्छा, पहले ऑर्डर दिखा दो एक बार. कोई ऑर्डर लिखा है ना? ये वाला, यही ऑर्डर है क्या? चलो मैं लिख लेता हूं एक बार, आप लोग क्वेश्चन भरो तब तक. X V Z R W Y T S U, ये तो हमारा ओरिजिनल है. ठीक है, और अभी क्या करने बोला है? अगर सारे लेटर्स को मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में डालूं तो कितने लेटर्स का पोजीशन अनचेंज रहेगा? ठीक है, फ्रॉम शॉर्टर टू टॉलर, यानी शॉर्टर टू टॉलर क्या मतलब? असेंडिंग ऑर्डर में. छोटे का बोलो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? आर आएगा सबसे पहले, फिर S T U V X Y Z. कुछ भी मैच नहीं है ना, 0 है. ठीक है, चलो तो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग. थैंक यू. हाँ, नहीं वो मैं एक ब्लैंक छोड़ता हूँ हमेशा, कुछ अगर समझाना हो तो.